Hello students. Next chapter we are starting with is molecular basis of inheritance. Now the previous chapter which we did was principles of inheritance and variations. यहाँ भी inheritance है, लेकिन जैसे कि उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मॉर्गन ने किस तरह से हमें इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। कैसे डोमिनेंस होते हैं अलील, कैसे सेग्रीगेशन होता है अलील्स का, कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, कैसे लिंकेज होता है, कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमें मेंडल और मॉर्गन की वजह से पता चले। इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। बट दोनों साइंटिस्ट ने एक चीज पे कभी भी बात नहीं की थी, तो वो उन मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के अंदर वो अलील्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं उसके बारे में कभी भी बात नहीं की। मेंडल ये नहीं बता पाए थे कि वो अलील बनता किस चीज से है। मॉर्गन भी ये नहीं बता पाए कि इस क्रोमोसोम में वो जो अंदर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ये जो डीएनए जीन्स इसके बारे में उन्होंने ना स्ट्रक्चर ना कोई फंक्शन कोई भी जानकारी नहीं दी थी। दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेनेटिक्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसलिए इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो बात 1910 की है, जब से इंसान ने जेनेटिक मटेरियल ढूंढना शुरू किया। तो जेनेटिक्स तो समझ में आ गया था मेंडल की वजह से और मॉर्गन की वजह से, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूल कौन है। अब बॉडी में तो तरह तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, बट कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है? क्या वो प्रोटीन है या वो डीएनए है? ज्यादातर साइंटिस्ट उस समय प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मानते थे, क्योंकि प्रोटीन्स ओनली आर द enzymes and enzymes are the ones who actually control the reactions, और उन्हीं की वजह से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। तो कई सारे साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे ही फोकस थे, लेकिन प्रोटीन के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ था, ना डीएनए के बारे में ज्यादा स्टडी हुआ था उस समय। तो जेनेटिक मटेरियल को क्या होना चाहिए? लेट अस अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला तो जेनेटिक मटेरियल मस्ट कैरी इंफॉर्मेशन, इट मस्ट allow information to change, variations, ये सब लाने चाहिए। इट मस्ट सेल्फ रेप्लिकेट, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन या उसी सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको रेप्लिकेट भी होना चाहिए। एंड मस्ट गवर्न द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, बॉडी के एक्सप्रेशंस उसके कंट्रोल में होने चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया। अब सवाल ये है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, उसको कंफ्यूजन था और इंसान वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन इट। बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोटीन को ही मानते थे, लेकिन डीएनए के बारे में बहुत कम जानकारी थी उस समय। जैसे कि 1869 में सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने हमें डीएनए के बारे में बताया, लेकिन डीएनए ये टर्म नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ इतना ढूंढा था कि डब्ल्यूबीसीज के न्यूक्लियस में एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। उन्होंने उस मॉलिक्यूल को या उस सब्सटेंस को जस्ट एक नाम दे दिया, न्यूक्लियन। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से जेनेटिक मटेरियल कौन है ये कंफर्म हो गया। आइए देखते हैं वन बाय वन किसने क्या डिस्कवर किया था। सबसे पहले दिस इज फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने हमें न्यूक्लियन टर्म दिया। देन इन 1928 वी हैव दिस साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। देन वी हैव दिस फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ना ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, इट वाज डन ऑन अ बैक्टीरिया जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कुछ माइस पे किया था। अब ये जो नाम है बैक्टीरिया का, डिप्लोकोकस निमोनी, नाम से समझ में आ रहा है कि ये निमोनिया करवाता है मैमल्स में।
अब न्यूमोनिया अगर करवाता है, अब इसमें भी इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स हैं, रफ स्ट्रेन एंड द स्मूथ स्ट्रेन। नाउ रफ स्ट्रेन जो है, इट इज नॉन वायरुलेंट, मतलब इट इज हार्मलेस, इससे न्यूमोनिया नहीं होता। और इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को कैप्सूल भी एब्सेंट है। और जो स्मूथ स्ट्रेन है, इट इज वायरुलेंट, मतलब इट कॉजेज निमोनिया, और इसको कैप्सूल भी है। अब क्या किया उन्होंने, लेट अस अंडरस्टैंड हिज एक्सपेरिमेंट। इन 2 स्ट्रेन्स को उन्होंने कैसे यूज किया। सबसे पहले उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया और उसको एक माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। एंड एज यू नो दैट ये जो रफ स्ट्रेन है, इट इज नॉन वायरुलेंट, इट इज हार्मलेस, तो उससे the mouse actually lives. In the second step, he takes the smooth strain, that is a virulent one, he injects it into a mice and the mice dies. Now, in the third step, वो क्या करते हैं, जो हीट किल्ड, अब जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको हीट किल करके फिर उसको माइस में इंजेक्ट किया है। अब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, does it kill the mice or it does not kill the mice? It does not kill the mice lives. अब ध्यान से देखना, रफ से द माइस लिव्स, स्मूथ से इट डाइज, एंड हीट किल स्मूथ से ऑल्सो द माइस लिव्स। नाउ इन द फोर्थ स्टेप, ग्रिफिथ ने क्या किया, रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ, इसका मिक्सचर लेके एक और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। आई रिपीट, रफ स्ट्रेन एंड हीट किल स्मूथ स्ट्रेन का मिक्सचर एक माइस में इंजेक्ट किया, एंड गेस वो माइस मर गया। कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओनली रफ स्ट्रेन से नहीं मर रहे थे, ओनली हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से भी नहीं मर रहे थे, लेकिन दोनों मिक्स कर दे तो मर गए। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, ऐसा क्या हो गया? नाउ ग्रिफिथ वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इस मिक्सचर से एग्जैक्टली क्या हुआ है। चूहा ऐसे कैसे मर गया न्यूमोनिया से? अब न्यूमोनिया से मरा है, मतलब डेफिनेटली उस चूहे में कहीं से तो लाइव एस स्ट्रेन आया है। अब क्या हुआ होगा, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको। Now, is this possible that वो जो रफ स्ट्रेन और वो जो स्मूथ का मिक्सचर हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट वो जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है, उसमें से कुछ तो उस रफ के अंदर चला गया होगा, और वो जो रफ स्ट्रेन है वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया होगा, और वही स्मूथ स्ट्रेन ने उस चूहे को मार दिया। नाउ दिस इज अ वेरी डेफिनेट पॉसिबिलिटी, ग्रिफिथ ने भी यही सोचा, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि वो जो हीट किल स्मूथ है, उसमें से ऐसा क्या गया उस रफ में और उस रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज व्हाई ही नेम्ड दैट एज ओनली एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन एक बात जरूर समझ में आई इन साइंटिस्ट को वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, कि जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन को छोड़ के कुछ और भी है इस दुनिया में जो उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है, जो किसी रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को स्मूथ बना सकता है, उसका पूरा फिनोटाइप चेंज कर सकता है। देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट मोर देन प्रोटीन विच is yet to be understood. So this was Griffith's experiment, where he proved that something is changing, transforming the rough strain into the smooth strain. He named it as transforming principle. ये बात है 1928 की। Now, after 1920